अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज एक बहुत ही ख़ास दिन। इट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी बेटियों का दिन। बेटी हमारे माशरे में और ख़ास तौर पे हमारी दीन की रूह से अगर देखा जाए तो उसको रहमत गर्दाना गया है। हदीस नबवी है कि अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, उनको यानी जो मफ़हूम निकलता है उसको दुनिया की बेहतरीन आसाइश दो, बिकॉज़ ये दरवाज़ा है तुम्हारी आखिरत और तुम्हारी आकबत को संवारने के लिए। और ख़ास तौर पर अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, बहुत सारे लोग आज परेशानियों में घिरे हुए होते हैं और ख़ुसूसन जो रविश माशरे की चल रही है, जहाँ इनसिक्योरिटी है, जहाँ अखराजात हैं, तो कुछ लोग कुछ कम फहम लोग शायद ये समझते हैं कि बेटियों पे ख़र्चा करना नेकी को दरिया में डालने के बराबर है, क्योंकि शायद इसका रिटर्न हमें नहीं मिलता। हमने कुछ एसोसिएशंस अपने माशरे में बनाई हुई हैं। हम समझते हैं कि बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है, वो हमें कमा कर खिलाएगा। बेटी ने अपने घर का हो जाना है, बेटा सारी ज़िंदगी हमारा साथ देगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे, इस खाम ख्याली को काफ़ी हद तक चेक मिल चुका है, रियलिटी चेक, कि ऐसा होता नहीं है। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रख रही होती हैं, उनका सहारा बनती हैं, उनका बाजू बनकर बाहर निकलती हैं। और इस बात से कतई नज़र कि आगे क्या होने वाला है, आज वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसमें तफरीक किए बगैर उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के वही मौके दें। अगर आपके पास वसाइल कम हैं तो क्या आप इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि बेटी को स्कूल नहीं भेजते, चलो कोई बात नहीं, ये तो घर में ही रहेगी, नहीं भी पढ़ेगी लिखेगी तो शादी कर देंगे और बहुत अच्छा सा जहेज दे देंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो आने वाली नस्ल जिसकी परवरिश इस बेटी ने करनी है, उसकी आप साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं अगर आप इसको अक्ल व शऊर और पढ़ने लिखने की ताकत और सलाहियत नहीं दे रहे। तो आज ये तहिया करने का दिन है। पूरी दुनिया में इसी बात को एक तरह से रिजॉल्व को आगे बढ़ाया जा रहा है कि माशरे की जो तफरीक है, जिसमें कहीं ना कहीं हम बेटियों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जा सके। और ख़ास तौर पे ये भी कि चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ख्वाब देखने की जो ताकत है, ख्वाब देखने की जो सलाहियत है, वो हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए एक जैसी हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी। इसी हवाले से हमने तैयार की है, ये आइए आपको दिखाते हैं। माशरे की ये तल्ख हकीकत हमारे सामने है कि इसके बावजूद कि हम चाहते हैं कि तफरीक ना हो, ये तफरीक कई माशरों में हमारे अपनी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। लेकिन आज ये तहैया कीजिए कि अपने इर्द गिर्द अगर किसी भी बच्ची को देखें तो उसके हक़ के लिए खड़े हों, उसकी आवाज़ बने कि यकीनन वो भी हक़ रखती है तालीम पे, एजुकेशन पे और आगे बढ़ने पे। और ख़ास तौर पे हमने बात की उन लोगों से जिनकी बात आपके दिलों पे असर करती है, जिनको आप फॉलो करते हैं। हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे जाने हस्तियां, ये पब्लिक फिगर्स तो हैं ही, लेकिन आज हमने इनको आवाज़ दी इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। तो देखिए इनके क्या मैसेजेस हैं ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे। This is Samar Khan. I'm an adventure athlete and a mountain biker from Rawalpindi, Khyber Pakhtunkhwa. मुझे पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, and if we motivate our women, हम अपनी औरतों को इंकरेज करें, उन्हें सपोर्ट करें, तो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। कुलसूम हज़ारा फ्रॉम पाकिस्तान कराटे टीम। जैसा कि आज गर्ल्स चाइल्ड डे है और आज के दिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। जैसे हम स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों पर ट्रस्ट करें, उनको आगे आने दें। मैं हूँ फातिमा और मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 32 मिलियन लड़कियों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता और ना स्कूल भेजा जाता है, और 23 मिलियन बच्चियों की तो शादी ही कर दी जाती है 12+ के बाद। प्लीज 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 बच्चियों को पढ़ाइए, उनका फ्यूचर ब्राइट कीजिए, क्योंकि पढ़ा लिखा मुस्तकबिल, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, पढ़ा लिखा खानदान। अगर अल्लाह ने आपको बेटियों से नवाजा है तो आप खुद को खुश नसीब समझें, क्योंकि ये अल्लाह का खास तोहफा होती है। क्योंकि बेटियां तो वो हैं जो अपने माँ बाप की परेशानियों को समझती है और उनकी परेशानियों को अपना समझती है। मेरा नाम सुदस फातिमा है। मैं लड़कियों के आदमी दिन पे पैगाम देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ माशरे की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जिस शोबे में भी वो काम करना चाहती हैं, उनको दिल लगन से और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। दिस इज़ वरीशा ताहिर एंड वुमेन इंटरनेशनल डे के मौके पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा माशरा जहाँ मेल ओरिएंटेड है, वहाँ पे औरतें और मर्द दोनों मिल के काम करें, ताकि कोई भी फीमेल को कमतर ना समझे किसी से भी। आई एम अलीना आसर।
I'm a recipient of the Lady Diana Award, and I'm working in the field of social work from the age of 11. As you all know that today is the International Girls' Day, I would just like to send this message to all the girls out there that just stick to your dreams, stay determined and honest, and don't lose hope because dreams do come true. जी, हर दिन ही बेटियों का होता है, लेकिन आज बिलखुसूस हमारी तवज्जो है उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने की। लेकिन इसके अलावा भी हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि द मेयर ऑफ लंदन ने दोबारा ये ऐलान किया कि हर तरह से इस तफरीक को ख़त्म किया जाएगा कि पब्लिक ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ये जो वेज गैप होता है, कहते हैं कि जी मर्द हज़रात की तनख्वाहें ख़वातीन से कम ज़्यादा होती हैं और ख़वातीन को वो मौके नहीं मिलते। उन्होंने कहा नो वेज गैप विल बी देयर, ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हों। इसी तरह हमें भी अपने माशरे में कई जगह ये इक्वलाइजर्स लाने की ज़रूरत है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताते चलूँ कि एक मुझे ख़ास जी शुक्रिया अदा करना है खादी का, क्योंकि अब ऑलमोस्ट बल्कि ऑलमोस्ट क्या हो ही चुका है, पूरा 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस शो को चलते हुए। बहुत सारे डिज़ाइनर्स के मैंने कपड़े पहने हैं, लेकिन ख़ास तौर पर मेरी जो एसोसिएशन है, अगर मैं कहूँ कि मुझे कौन सा ब्रांड रिप्रेजेंट करता है सबसे बेहतरीन, दैट इज़ खादी। सो वंस अगेन आई एम वेयरिंग खादी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आपकी जो पार्टनरशिप है उसको 1 साल हो गया, हम भी सालगिरह मना रहे हैं। तो अब जी बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वील बी राइट बैक। ज़िंदगी में स्ट्रेसेस बहुत हैं, लेकिन हमने इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया, यानी हम भी कुछ कम जालिम तो नहीं है ना। ख़ास तौर पर अगर लड़कियों की बात की जाए, वैसे तो इस दिन की अहमियत ये है कि हम बात करें उनके हेल्थ केयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सकें ज़िंदगी में। लेकिन कभी आपने सोचा है कि माशरे की उनसे जो दूसरी तवक्कुआत होती हैं, दूसरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो मैसेजेस हम बच्चियों को दे रहे हैं फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, वो कितने ज़्यादा संगीन या कभी कभार तकलीफ दे भी हो सकते हैं। हमने अक्सर इस प्रोग्राम में इस बात को, इस मौजू को उठाया है कि बॉडी शेमिंग, कलरिज्म या फिर ऐसे चुपते हुए अल्फाज कहना जिसमें वो बुलीड फील करें, ये हमारे माशरे की तल्ख हकीकतें हैं। आज भी देखा करें कि जो बच्ची अगर अपने पैशन को फॉलो भी कर रही है, अगर वो स्पोर्ट्स में जा रही है या फिर पढ़ाई में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी हिम्मत को बढ़ाने के बजाय उसको तोड़ने में अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, ये कहकर कि भाई इतना सब कुछ करके तुम क्या कर लोगी, और देखो अपने काम के बजाय अपनी रंगत पे तवज्जो दो, या तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे दिखना चाहिए, लड़कियां ऐसे नहीं करती। सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली किल द कॉन्फिडेंस ऑफ अ गर्ल। आपके लिए इस वक्त क्या बेहतरीन टिप्स हो सकती हैं अपने हौसले को, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए? आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद इमरान। इनके बारे में क्या कहा जाए, आप इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, क्योंकि सलाहियत, क्वालिफिकेशन ये एक तरफ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट और आपका एटीट्यूड। सो ही इज़ डेफिनेटली अ मास्टर इन दैट एरिया, और आपको बड़े मुफीद तरीक़ों से अपना नज़रिया, अपना एटीट्यूड बदलने का ये मशवरा देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि ये चीज़ मैंने अपने डिस्कशन में भी उठाई थी कि जब आपको कह दिया जाता है कि एक इदारे में आपकी अब ज़रूरत नहीं, आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप काफ़ी दिल बर्दाश्ता फील करते हैं, आप इसको पर्सनल लेते हैं, अपने आप में इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को इस वक्त आप क्या मशवरा देंगे जिनके साथ कोई तल्ख एक्सपीरियंस रहा हो और अचानक से उनकी नौकरी या उनका कारोबार ख़त्म हो गया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बड़ा अहम आपने सवाल पूछा है कि देखो, जब भी सडन कोई ख़बर मिलती है और इंसान अगर जहनी तौर पर उसके ऊपर तैयार नहीं होता, तो वो एक टाइम पीरियड तो शॉक का होता ही होता है कि अचानक क्या हो गया। बंदे के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और वो सब चीज़ जो है वो रुक जाती है। लेकिन समझदार इंसान वो है जो अपने स्किल्स को साथ साथ डेवलप कर रहा होता है। उसको ये बात मालूम है कि जो मुझे काम आता है, जो मेरी सलाहियतें हैं, वो किसी दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर वो जो एक बिलीफ है बहुत स्ट्रॉन्ग, अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देता है और बेहिसाब देता है, और हमारे गुमान में नहीं होता कहाँ से देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जिस वक्त नौकरी कर रहा हो और जिस वक्त उसका रिस्क जहाँ पे लिखा है वही उसका हर्फ़ आखिर होता है, और या उसके बाद उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो दो चीज़ों पर बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इंसान अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करता रहे,
दूसरा, उसको हालात के ऊपर मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किन हालात से गुजर रही है, और उसके बाद जो है वो साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि उसको ईमान होना चाहिए। अल्लाह ने आज तक उसको जो है वो रिस्क दिया है, उसको भूखा नहीं रखा, तो जो भी उसकी उम्र है तो कल और आने वाले दिनों में भी क्यों उसके लिए जो है वो इंतज़ाम नहीं करेगा। तो इमरान भाई, बात तो इसमें सारी फिर अकीदे की आ गई, यानी आपकी फ़ेथ की आ गई कि आपका यकीन कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वैसे आप किसी से भी बात करें तो ये ज़बानी अल्फाज में तो ज़रूर कहा जाता है कि भाई रिस्क का हमें फ़िक्र नहीं है, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। आपको लगता है कि एक डिस्कनेक्ट है इसके फ़ेथ के ऊपर, यानी हम इस पर कितना यकीन रखते हैं ये उसी वक्त पता चलता है जब हम इससे ऐसे किसी मरहले से गुजरते हैं। तो अपने यकीन को मज़ीद पुख्ता करने के लिए क्या किया जाए कि जब हमें पता है कि अल्लाह ताला हमारा ख्याल रखेगा, तो किस तरह अपने आप को बार बार ये बात याद कराई जाए, स्पेशली इतने टफ पीरियड में? देखिए, दीन जो है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है बेटा, कि दीन जो है वो क़नात और तवक्कुल का मुस्तकिल आपको पैगाम देता है। दो तरह के लोग होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा ग्रुप में इनको डिवाइड भी किया हुआ है। एक लोग वो जो शुक्र करते हैं और दूसरे वो लोग जो शिकवा करते हैं। तो जो अगर हम जनरली भी, यानी अगर इस वक्त हमारे पास नौकरी थी और जिस वक्त हमारे पास जो है वो वसाइल थे, जिस वक्त हम काम कर रहे थे, उस वक्त भी क्या हम मकाम शुक्र पे थे या मकाम शिकवा पे थे? तो बहुत से लोग अगर आप देखेंगे, अगर वो उस वक्त भी शिकवा कर रहे थे तो आज भी उनको शिकवा ही होगा। लेकिन वो लोग जो उस वक्त शुक्र के ऊपर थे, आज वो भी जो है वो कनात कर जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मेरे पास मौजूद है उसके ऊपर मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ। एक बात। और दूसरी बात है कि मैं पहले भी आपको, मैंने अभी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी मेरी उम्र है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 27 साल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुमान के मुताबिक और बगैर मेरे गुमान के भी अगर मेरे वसाइल को पूरा किया है और लाजमी मैंने मेहनत भी की है, तो फिर आगे भी अगर मैं मेहनत करूँगा तो फिर मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो इसी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो लोग शुक्र पर, कनात पर होते हैं, और आजकल मैं बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर मैसेज दे रहा हूँ कि खुदारा किफ़ायत की तरफ आइए। हमारे घर में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, तो जब आप अपनी चीज़ों की मौजूदगी में भी और मज़ीद ख़रीदारी की तरफ जा रहे हैं, तो यही चीज़ वो है जो आपके लिए इस वक्त बाइस परेशानी होती है कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ चुके होते हैं और अब हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर हमारी आमदनी रुक गई है तो हम इसको समेटेंगे कैसे। आपने सब्र का भी यहाँ पे जिक्र किया, तो अंडरस्टैंडिंग उस वक्त एक इंसान चाह रहा होता है, क्योंकि तन्हा हो जाता है, ऐसा महसूस करता है कि जिन जज्बात से, जिन फीलिंग से मैं गुजर रहा हूँ शायद वो कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। घर वालों को इस वक्त या आपके दोस्तों को, आपके दोस्त अहबाब को किस तरह आपको सपोर्ट करना चाहिए अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई ऐसा शख्स है जिसका इस वक्त बड़ा टफ पीरियड चल रहा है? देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर मिल के खाते हैं एक साथ तो 2 आदमियों का खाना 3 के लिए बराबर होता है। एक बात। दूसरी बात है कि मुसलमान के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि वो 16-18 घंटे का रोज़ा भी रखता है, तो वो ये जानता है कि मैं खाली पेट भी जो है वो कैसे गुजारा कर सकता हूँ। और रोज़ेदार सिर्फ अपने रोज़े की फ़िक्र नहीं करता, बल्कि वो रोज़ा रख के दूसरे का रोज़ा खुलवाने की भी कोशिश करता है कि किसी तरह उसके अंदर भी वो नेकी और अजर जो है वो कमा सके। तो ये तो बुनियादी तौर के ऊपर हमें ऐसे हालात के अंदर फिर उस तरफ जो है वो जाना चाहिए कि ये हमारे लिए मुमकिन है कि हम ये काम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं वाज़ेह तौर के ऊपर ये पैगाम दे रहा हूँ, मैं माँ बाप को भी ये कहता हूँ, और खुदा अगर टीचर्स भी ये जो है वो सुन लें, जिस वक्त बंदा मुश्किल हालात में होता है उसको तनकीद की ज़रूरत नहीं होती है, उसको उसकी माजी की गलतियां याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, उस वक्त उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो सपोर्ट क्या है? वो दिलासा है, वो यकीन है कि हम किसी का हाथ थाम लेते हैं, गले लगा लेते हैं, आंसू पोंछ लेते हैं। अगर हम उसको कोई कारोबारी फ़ायदा नहीं दे सकते, माली फ़ायदा नहीं दे सकते, लेकिन कम अज़ कम उस वक्त के ऊपर ख़ास तौर पर हम उसकी हौसला अफजाई करें कि तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। और गलती यही होती है कि उस वक्त अनफॉर्चुनेटली घर वाले भी जो है वो उसको, ये काश तुमने नहीं किया होता, मेरी जब सुन ली होती, ये कर लिया होता, वो, यानी पहले ही वो बेचारे एक मुश्किल हालात के अंदर है, उसको उस वक्त सीढ़ियों की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है। उस वक्त उसको ये ज़रूरत थोड़ी है कि आप उसको मजीद जो है वो डुबकियाँ दें और एक डूबते आदमी को आगे पूछे कि तू बता कूदा क्यों था, उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको तो पहले बाहर निकालने की तगदो कीजिए। आपको लगता है कि अगर इसमें क्योंकि आज इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड भी है, लड़के और लड़कियां ऐसे ज़िंदगी के अपसेटिंग हालात को क्या मुख्तलिफ तरीके से प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में? आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि लड़कियों का रिएक्शन ऐसे किसी मरहले में क्या होता है और लड़कों का रिएक्शन क्या होता है? और ख़ास तौर पे अगर आप कोई पैगाम भी देना चाहें स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए। देखिए, पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में ये बात साबित हो चुकी है कि लड़कियां हर फील्ड में लड़कों से बेहतर हैं।
वो तालीम के अंदर अब नुमायाँ हैं, वो कारोबार के अंदर भी और काम में भी अब नुमायाँ होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि रीज़न ये कि लड़कियाँ फोकस होती हैं, और जब वो फोकस होती हैं, कम डिस्ट्रैक्टेड होती हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। लेकिन लड़कियों के साथ एक और भी चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली थोड़ा सा इमोशनल बनाया, क्योंकि उनसे अल्लाह ने काम भी जो है वो इसी तरह लेने हैं। तो वो इमोशंस का इजहार जो है वो जल्दी करती हैं, लड़के के मुकाबले में, मर्द के मुकाबले में इमोशंस का इजहार वो जल्दी कर जाती हैं। मेरी अपनी बेटियों से ये दरख्वास्त होगी कि अब जब आपने इतना कुछ सीख लिया, अपने आप को प्रूव भी कर लिया कि आप हर फील्ड के अंदर शाना बशाना चल सकती हैं, मुकाबला कर सकती हैं, तो ये जो इमोशंस को काबू करना है पब्लिक के अंदर, मैं यही कह रहा हूँ कि आप इमोशंस को दबा दीजिए, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। इमोशंस का इजहार कीजिए तन्हाई में, इमोशंस का इजहार कीजिए अपने बेडरूम में, अपने वॉशरूम में, जो भी आपकी तन्हाई की जगह है। लेकिन पब्लिक के आगे, घर के आगे, बहुत सारे लोगों के आगे अगर आप अपने इमोशंस का इजहार करती हैं तो फिर आपको कमज़ोर समझा जाता है, और उसका ज़ाहिर एक मुख्तलिफ माने भी जो है वो लिए जा सकते हैं। अपने दुख दर्द को किसी भी हाल में जो वो शख्स जो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, उस वक्त आप उसको शेयर ना कीजिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो इसको अच्छा नहीं समझती, मायूब समझती, और आप वल्नरेबल हो जाती हैं। तो मैं फुली इंडोर्स करता हूँ कि आप बेहतर हैं, आप एक बेहतरीन जनरेशन है, आप एक बेहतरीन काम करती हैं। मेरी आपका जो ये पैगाम होगा वो सिर्फ यही होगा कि आपके जो जज्बात का इजहार है, ख़ासतौर से ऐसे किसी मौके के ऊपर जब आप एक शॉकिंग स्टेट के अंदर हो, तो इन जज्बात का इजहार जो है वो तन्हाई के अंदर होना चाहिए, पब्लिक के अंदर उसके ऊपर काबू पाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इमरान भाई, एक आखिरी सवाल, और क्योंकि थोड़ा सा वक्त आपके साथ मिल गया तो आज बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग पॉजिटिव होते हैं, वो होते ही कुछ मुख्तलिफ नौइयत के अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा होता है, या फिर ये एक ऐसी सलाहियत है, ये ऐसा स्किल है पॉजिटिव थिंकिंग जिसको आप और मैं सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये ज़रूर बताइएगा हमें। अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ऐ इंसान हमने तुझे बेहतरीन मोल्ड, बेहतरीन पैमाने पे पैदा किया, तो सबको बराबर पैदा किया और फितरत के ऊपर पैदा किया, प्योर पैदा किया। ये जो आपने कहा कि इंसान मस्बत कैफियत में और मनफी कैफियत में बहुत सारे लोग जल्दी आ जाते हैं और बहुत सारे नहीं आते, ये वो सारी उनकी वो हिस्ट्री होती है जब पैदाइश से लेके आज तक जो उनका डेटा बन रहा होता है, जैसा उनके साथ हुआ है, जैसे उनके वाक़यात हैं, जैसे उनके साथ हादसात हैं, जैसे उनके ख़यालात हैं। इंसान ख़यालात का मजमुआ है, 70 से 90 हज़ार ख़यालात उसको दिन में आते हैं। जैसे उसके ख़यालात होते हैं वैसी उसकी शख्सियत होती है। तो लाजिमी तौर पर अगर उसके माजी के अंदर ख़यालात ज़्यादा मनफी होंगे तो उसके लिए ज़ाहिर है पॉजिटिव थिंकिंग फ़ौरन इंस्टेंटली थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि ये ख़यालात आके सीखे जाते हैं, तो आपकी बात को मैं जो है वो इंडोर्स ये कर रहा हूँ कि इंसान सीखता है बाज़ दफ़ा लाशऊरी तौर पर और बाज़ दफ़ा शऊरी तौर पर, या वो सीख सकता है कि वो अगर एक मनफी कैफियत के अंदर है तो उसके अंदर मस्बत कैफियत में कैसे आ सकता है, क्योंकि इंसान के लिए आसान है कि उम्मीद के ऊपर है। कुरान पाक कहता है कि शैतान तुमको मुफलिसी से डराता है और अल्लाह तबारक व तआला तुम पर फजल का वादा फरमाता है। इसका मतलब है देयर इज़ ऑलवेज एन अबंडेंस इन लाइफ। तो आप जो है वो अगर उस अबंडेंस की तरफ देखना शुरू कर दें, जो मेरे पास है उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें बजाय इसके जो मेरे पास नहीं है, अगर आप उसके ऊपर फोकस आप करना शुरू कर दोगे, दीन के अंदर अपने से ऊपर देखें कि कौन अल्लाह से करीब होने की क्या जुस्तजू कर रहा है, दुनिया के अंदर अपने से नीचे वाले को देखें, तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये खुद ब खुद ये पॉजिटिव थिंकिंग, ये खुद ब खुद ये शुक्र जो है वो आ जाएगा। और सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चोट का सुन के शायद गिर जाएंगे, और बहुत सारे लोग जिनका अंगूठा कट गया हो वो कहेंगे यार शुक्र है पैर बच गया। तो ये वो जो फोकस है, जब आप ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा वो फोकस वहाँ करना शुरू कर देते हैं कि जो मेरे पास है, तो फिर वो लोग अपने आप को कंडीशन कर लेते हैं, वो लोग अपने आप को ट्यून अप कर लेते हैं, और आपको ऐसे आसपास लोग मिलेंगे कहें यार कोई बात नहीं, हो गया तो अच्छा आगे देखते हैं, अभी तो दिन बाकी। अगर मेरा सांस चल रहा है तो मेरी आस जिंदा है, और मेरा सांस और आस जिंदा है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो फिर कल मौजूद है, और मायूस वो हो जिसका रब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का और इतनी सुबह सुबह एक पॉजिटिविटी की डोज देने का। यकीनन हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करना हमारे हाथों में है, लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल होती है अगर आप बार बार उन्हीं तल्ख चीज़ों को, डार्क चीज़ों को, एक अगर जैसे कहते हैं ना शैतानी वसवसा आपके जहन में है, बार बार आप उस डार्क थॉट की तरफ जाएंगे तो शायद इस साइकिल को, इस विशियस साइकिल को तोड़ना आपके लिए मुश्किल हो। तो हम यही बात करेंगे कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, वो चीज़ें देखिए जो आपके अंदर उम्मीद को जगाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने सोचा कि हमारा जो मौजू है डिस्कशन का वो भी और दिन की मुनासबत ऐसी है कि डिस्कशन को ज़रा पहले शुरू कर लिया जाए। बात ये की जाती है कि लड़कियों को हमारे माशरे का कुछ ख़ास तबका, हर कोई नहीं, कुछ ख़ास लोग एक बोझ क्यों तस्वुर करते हैं, इस परेशानी में क्यों घुलना शुरू कर देते हैं कि जैसे ही बेटी पैदा हुई है इसको अपने घर विदा भी करना है और ख़ास तौर पर ये कि उसके लिए जी बड़े अखराजात होंगे। हर चीज़ को इसी जाविये से देखा जाता है कि बेटी को स्कूल में पढ़ाएं तो भाई ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है, इसकी पढ़ाई पे क्यों खर्चा करें, इवेंचुअली तो इसने जाके घर में एक हांडी रोटी करनी है। ये ख़ास माशरे की और एक ख़ास तबके की सोच है जिसका हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि हर मर्द और औरत पे तालीम को फ़र्ज़ करता है, बल्कि ये कहता है कि माँ की गोद से लेके लहद तक तुमने पढ़ाई में अपने आप को बेहतर बनाने में काम सर्व करना है, अपना वक्त सर्व करना है। लेकिन फिर भी, और इसी चीज़ को अगर हम मज़ीद अपने माशरे में देखते हैं, ना सिर्फ ये कतगन हमने अपने ऊपर खुद लगा ली है कि शादी 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 दैट्स द ओनली फोकस फॉर गर्ल्स, लेकिन शादी भी ऐसी जिसमें हमने बेजा और गैर ज़रूरी रसूमात को शामिल किया हुआ है। आज जब हम सारे के सारे एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं और अखराजात के बढ़ने को मैं पा रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों पर ये डायरेक्टली असरअंदाज हो रही है कि जी अखराजात ज़्यादा हैं, कमाई उतनी हो नहीं रही और एंड्स मीट करना मुश्किल है। क्या इन रसूमात ने हमारे मेंटालिटी को मज़ीद बोझल बना दिया है? यानी एक तो ये सिर्फ फिक्र खाई जाती थी कि बेटियों की शादी हो जाए, लेकिन अगर शादी कहीं तय भी हो जाती है तो फिर हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि सिर्फ एक निकाह नहीं करना, एक रुखसती नहीं करनी, लड़के वालों ने सिर्फ एक वलीमा नहीं करना, दुनिया को दिखाने के लिए हमने 15,000 रसूमात और करनी है। पता नहीं कितने जोड़ों ने जाना है, कितने जोड़ों ने आना है, घर से जो सामान वो लेकर जाएगी, जो गिफ्ट्स लेके जाएगी, उसका बाकायदा एक नुमाइश का दिन हुआ करता है। ये वो फजूल चीज़ें हैं जिसको हम माशरे में एक तो रद्द करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी कोशिश के बावजूद भी इससे निकल नहीं पा रहे। कहाँ ये प्रॉब्लम्स हमारी अपनी पैदा की हुई हैं, आज इसको एक्सप्लोर करेंगे। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि क्या आपने ऐसा कोई तल्ख तजुर्बा एक्सपीरियंस किया है जहाँ आपको लगता है कि बेजा रसूमात ने आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बोझल बना दिया है, खुसूसन शादी ब्याह के मामले पे। अब ज़रा हमारे पैनल को इंट्रोड्यूस करते हैं। सारों का ही ताल्लुक़ कहीं ना कहीं ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन साइकी से है। माशरे की रिवायतों को, रविश को महसूस करते हैं और लोगों से जब इंटरैक्ट करते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत है जी। तो इस बारे में भी उनसे जानेंगे कि क्या ये सिर्फ हमारी अपनी ड्राइंग रूम चैट है या वाकई हमारे इर्द गिर्द लोग भी अब इन बातों पे सोचने के लिए मजबूर हैं। सबसे पहले अपने पैनल का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह डॉक्टर वजाहत, ऑफकोर्स इवेंट से डायरेक्टली ताल्लुक इनका रहता है। जोया जैन हमारे साथ मौजूद हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, शादी की बात हो, ख़वातीन को नसीहत करने की बात हो, मिसेस खान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों की आमद का। डॉक्टर वजाहत, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूँ, किसी भी चीज़ को ये समझ कर करना कि ये ज़रूरी है, कहीं ये रिटन कोड तो कोई होता नहीं है। हमने अपने ऊपर ये खुद तारी किया, मुसल्लत किया कि लोग क्या कहेंगे, शादी है तो इतने इवेंट्स होना ज़रूरी है, मेन्यू में इतना वैरायटी होना ज़रूरी है। ये अनसेड रूल्स कौन और कब बनाता है? आई थिंक हमारी जो जहनी गुर्बत है, जो हमारे जहन में या बैक ऑफ द माइंड में जो गुर्बत है, हम उसको फुलफ़िल करने के लिए या कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या हमारे अंदर जो हम शुरू से एक चीज़ होती है कि हमें मिल जाए, उसको ख़त्म करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं और हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास अब इतना पैसा आ गया है या हम इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। जो इंसान सेटल्ड होता है मेंटली ऑलरेडी, जिसको वो ये चीज़ें को उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो बड़े सटल तरीके से अपनी शादियाँ भी कर सकते हैं और वो थोड़ा बहुत दिखावत हो या अपनी खुशी के लिए कर लेता है। वैलिडेशन है, यानी हमें लोग सराहें, पसंद करें। मैं हमेशा यानी ब्राइड को भी, जोया आपने भी नोटिस किया होगा, पागल होता हुआ देख रहे हैं, वो कहती थी सब पीयर प्रेशर ज्यादा होता है ये कि जब किसी की शादी स्पेशली बंदी जब अटेंड करती है, उसने देखा होता है कि वो सारा के सारा जो अरेंजमेंट, फूड, तो खुद ब खुद उसकी एक्सपेक्टेशन अपनी पेरेंट्स से बढ़ जाती है कि और सिंस मतलब बेटियों को विदा करना होता है तो वो पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो एक शादी में लगा देते हैं। लेकिन ये लड़कियां खुद ज्यादा प्रेशराइज करती हैं आजकल अपने आपके नजरिए में, या पेरेंट्स की ख्वाहिश ज्यादा होती है? खुद करती है क्योंकि वो दिखती चाहे कितनी भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन ये होता है कि उसने अगर ऐसा किया तो मुझे भी उससे बेहतर करना है। अगर वो उसमें एंटर हुई तो मुझे इससे बेहतर कुछ करना है। एंट्री पे, मेकअप पे, अटेंशन टू डिटेल पे इतना फोकस। लेकिन मिसेस खान, शादी खत्म होती है 2 दिन बाद, जो मेहमान होते हैं जैसे आप और मैं, अगर किसी शादी को अटेंड करें, हम तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। तो फिर हमारा ये जो हम दूसरे लोग तो हम हुए ना, तो जब हमें ख्याल नहीं है तो ये क्यों हल्कान हुए जा रहे हैं? ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आता। अब आप देखें कि इतने
इतने खाने, इतने आप हर चीज़, आपको चिकन भी चाहिए, फिश भी चाहिए, कबाब्स भी चाहिए, हर तरह का बारबेक्यू भी चाहिए, उसमें एक आध चाइनीज़ भी आप मिला देंगे, सिंगापोरियन राइस रख देंगे, ये सब शोबाजी हैं। आप 2 खाने रखें, अच्छे रखें, इफरात में रखें, दैट्स गुड, और मीठा रख लें, खाना रख लें। लेकिन देखें, फिर हमारे माशरे में हम रोज़ लोगों को कहते हैं कि ख्वाब देखें, कोई भी चीज़ आपकी दस्तरस से बाहर नहीं है। ख्वाब वो बेचारे देखते हो, ख्वाब यही छोटे छोटे होते हैं ना कि मेरी शादी बड़ी खूबसूरत सी हो जाए, लोग याद रखें, तारीफ करें, उस पर हम कोई याद नहीं रखता, कोई तारीफ नहीं करता। बहुत आजकल लोगों ने बहुत अच्छी शादियां भी की, किसने याद रखा है? नहीं, लेकिन कौन सी इतनी, बिल्कुल, और फेस्टिवल भूल जाता है, शादी अच्छी होनी चाहिए, तकरीब अच्छी नहीं होनी चाहिए। जो शादी का मेन कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, कंटेंट, हाँ जी, उस कंटेंट को अच्छा होना चाहिए, ना कि आप सब साइड डिशेस के ऊपर आ जाए, आप प्रोमो अच्छा बना लें। और आप यकीन करें कि लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग में इतने स्ट्रेस्ड आउट आ रहे हैं आजकल, इतने ज़्यादा परेशान हैं, और उस पर ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फाइनेंशियली क्राइसिस क्यों जा रहे होते हैं। अब एक बंदा शादी करके घर स्टार्ट कर रहा है और वो कर्जे में डूबा हुआ है, या लड़की को ये है कि मेरे अब्बा ने मेरे ऊपर इतना खर्चा किया हुआ है, बेचारे बहुत बर्बाद हो जाते हैं शादी के चक्कर में। तो इस स्ट्रेस वाली कंडीशन से आप एक रिश्ते का आगाज कैसे कर सकते हैं? बल्कि और लड़की वालों पे खास तौर पे वजाहत के अगर लड़की को बैक ऑफ द माइंड बार बार पता चल रहा है कि बाप ने, भाई ने इतना जो खर्चा किया था, अब वो फाइनेंशियल स्ट्रेन में, वो जाके अपनी खुशी का इजहार भी नहीं करती। और इसके अलावा ये भी होता है, काफी सारी रिलेशनशिप में शादी के बाद प्रॉब्लम होती है, लेकिन सिंस इतना खर्चा किया होता है, वो कहती नहीं अब मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकती, मेरे पेरेंट्स ने इतनी मुश्किल से शादी की, अभी तो कर्जे अदा भी नहीं किया। तो पहले लोग कहते थे ना मिसेस खान कि अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम लोगों की लड़ाई शुरू। आप कहते हैं अभी तो खर्चे भी नहीं खत्म हुए थे, मूवी भी नहीं आई, अभी तो मूवी भी नहीं आई है, तुम्हारी लड़ाई हो गई है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अली रज़ा बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगे? मैंने कहना इतना है कि शादी की रस्म व रिवाज ने शादी को मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल बना दिया है। हमने देखा है कि कदम कदम पे रस्म व रिवाज की जो ना पैसा लग रहा है, जूता छुपाई, गाड़ी रुकाई, मुंह दिखाई, मतलब इन सब चीजों ने ना शादी से पहले इतने खर्चे हो जाते हैं कि बंदा सोचता है शादी के बाद हम करेंगे क्या। जब शादी से पहले हमारे 10-12 लाख 15 लाख रुपए लग जाएंगे तो फिर शादी के बाद क्या करेंगे। और मुझे मिसेस खान से पूछना है कि ये जो रस्मात है ये निकली कहाँ से? इतनी सारी रस्मात शादी से पहले आई कहाँ से? सजेस्ट अब आप ये देखें, पहले तो होती थी, इवेंट मैनेजमेंट वाले आ गए हैं, इवेंट्स को जो सारा कुछ मैनेज करते हैं, आपके कपड़ों को आप डब्बों में डालना, जूतों को पैकिंग करना, ये तो मैं तो देखकर हैरान हो गई। लेकिन मिसेस खान, उनका जो सवाल है उसका जवाब दे। उन्होंने कहा पहली दफा किसका जूता छुपाया था जो आज तक सबकी शामत आई हुई है। देखिए, ये रस्में छोटी छोटी सी तो चलती थी, लेकिन उस पर एक ज़माने में 500 रुपए या 1000 रुपए दिए जाते थे। अब जो लड़कियों ने 25-25, 50-50 हज़ार बढ़ा लिए, तो ये कोई नहीं दे सकता। उसको भी चाहिए लड़के को लिफाफे में 500 रुपए रखे और चुपचाप 500 या 1000 रुपए दे दे बस, और कहे कि आप है ही नहीं, और क्यों दें आप लोग? बिल्कुल ना हर दें। चीज सोशल मीडिया पे लगानी होती है ना, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर है। एग्जैक्टली। वो नहीं, बल्कि ये एक बहुत अच्छी बात जाएगी कि लड़कियां सालियां नाचती रहे, डांसती रहे। एक आई वांट टू आस्क यू ऑल, मिसेस खान, ये तो पहले होता था कि लोग आके जैसे खानदान की आपस में इंक्वायरी हो गई, रिश्ता तय हो गया, उसके बाद डेट सेट हो रही होती है। डेट में आप नॉर्मल सवाल तो करते हैं, आप कहते हैं कि अच्छा जी कन्वीनियंट कौन सा वेन्यू पड़ेगा, आपके कितने मेहमान होंगे, हमारे कितने मेहमान होंगे, कोई खास चीज़ है। लेकिन अब बाकायदा देखा जाता है कि जब ये बातें, क्योंकि मेरी दोनों बहनों की माशाल्लाह जब शादी हुई तो अजराहन यानी तकल्लुफन भी, या जिस तरह भी कहा जाए, पूछते जरूर है आपके यहाँ कोई खास रस्में होती हैं? या हम सवाल करते ही क्यों है टेबल पे वजाहत कि वो अगला ऑफेंड ना हो जाए, अच्छा जी हमें तो पता ही नहीं था, हम अनप्रिपेयर्ड चले जाएं, पता चला जूता छुपाई का बजट बनाया था, वहाँ पे 3 और रस्में निकल आई कि उंगली भी पकड़ेंगे। हर कम्युनिटी के अंदर एक डिफरेंट रस्में होती है। कुछ होते हैं कि मतलब सिंधी हैं तो वो कुछ और तरीके से करते हैं, इसके अलावा जो मेमन है तो उनकी अलग तरह की रस्में होती है कि सबको गिफ्ट्स देने, जितने गिफ्ट्स क्या, गिफ्ट्स तो वैसे देखें ना, अब आप पूछते हैं, जैसे लड़की वाले पूछते हैं आपके कितने बहन भाई हैं, कितनी बेटियां हैं, क्या है,
माँ बाप और बाजो खालाएं कितनी है, फूफियाँ, उन तक को जोड़े जो गिफ्ट्स देने होते हैं। खास कम्युनिटी आपने नोटिस की जहाँ पे देना दिलाना, जहाँ बहुत पाबंदी से? पंजाब में है, पंजाब में ज्यादा है, कराची में अब सब खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र। अगर आपने बजट शादी करनी है, आप कराची आ जाए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके पूछते हैं कि भाई कराची में रस्में कैसे खत्म हो गई हैं। हमने तो वैसे 2 शादियों में देखा है, मेरी दोनों बहनों की शादियों में रस्में होती हैं जी, लेकिन आपके ऊपर है कितना उस दायरे को वसी करना चाहें, कितना समेटना चाहें। एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। साथ मौजूद हैं और कुछ लोग कहते हैं जी खुशी में खुश होना चाहिए, एक ही तो मौका होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कॉल करके बताइए कि ये रस्मों रिवाज से पाकिस्तान की जो शादियां हैं वो ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन हो जाती हैं, या आपको लगता है कि इनको कट डाउन करना चाहिए। हम दोनों तरफ से इसको देखेंगे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हमारे पास भी देखें ज़्यादा एंटरटेनमेंट के बहाने तो है नहीं। एक खाला मामू किसी कज़न की शादी आ जाती है तो कुछ अर्सा हम लोग इंजॉय कर लेते हैं। वजह तो इस तरह से बुरा भी नहीं है ना, बुरा तो कुछ भी नहीं है। वो हर चीज़ जो आपको खुशी दे आपको करनी चाहिए, लेकिन उसमें तरीका और तमीज होना जरूरी है। प्रेशर तो ना हो ना। अब मकसद ये है कि आपके घर में शादी आ रही है तो आप उसको एंजॉय करें, या कि आप इतने कॉन्शियस हो जाएं कि मैंने हर चीज महंगी लेनी है या मैंने हर चीज बहुत अच्छी कर। अच्छा, लोग भी अपने कपड़ों को छोड़ के ये सोचते हैं कि अभी तो ससुराल को जो देने वाले गिफ्ट है वो पूरे नहीं हुए। सबसे पहले हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को बेंचमार्क बनाया जाता है, उसकी शादी में ये हुआ था, उसने ये पहना था, वो उस जगह से रही थी जिसकी डिजाइनर कॉन्शियस हो गए हम लोग बहुत। अच्छा, ये भी वैसे लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी अपनी खुशी है। देखिए, किसी की खुशी को बुरा नहीं हम कहते, लेकिन उनको अपने माशरे में ये किरदार पता होना चाहिए कि लोग उनको फॉलो करते हैं। अगर आप ज्यादा रस्में करेंगे तो फिर लड़कियां भी आइडलाइज कर लेती हैं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आदिल बात कर रहा हूँ कराची से। पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपका टॉपिक तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, थैंक यू। और मैं एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि मतलब मेरे घर में भी बहुत सी शादियाँ हो चुकी हैं, तो मैंने काफ़ी ऐसी रस्में जिनमें पैसे का बेजा खर्च हो और वक्त का ज़िया हो, उन रस्मों को काफ़ी कंट्रोल करने की, रोकने की कोशिश की। लेकिन फिर ये कि आपके घर से ही वो कहते हैं ना, आस्तीन का सांप, एक आवाज़ होती है कि भाई अगर सची कहने लगती हैं, मामी कहने लगती है, भाई अगर ये रस्म तुमने नहीं की तो ये है कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार कहेंगे। बहनें कहने लगती हैं कि हमारा तो एक ही भाई है, अगर हमने मतलब अरमान नहीं निकाले अपने भाई की शादी में तो कहाँ निकालेंगे। और बल्कि कई लोग नाराजगी का इजहार करते हैं। अगर आपने ये कह भी दिया कि मेहंदी या मायूं नहीं हुआ है तो फिर पूछा जाता है, वही मेहंदी मायूं नहीं भी हुआ तो मिठाई तो आई होगी, मेवा तो आया होगा, वो तो जरा भिजवा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। लेकिन मुझे ये बताएं जोया, आपसे सवाल ये करना चाह रही थी कि सबसे ज्यादा आपने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में अजीबोगरीब रस्म कौन सी देखी है? अजीबोगरीब यानी थोड़ी जो हटके हो ना, मुझे तो हमें पता है। चिन्योटी वेडिंग की थी, उसके 7 इवेंट थे। मतलब मुझे बड़ी अजीब बात, येलो डे अलग था, मायो अलग था, मेहंदी अलग थी, तो मेरे लिए उस टाइम पे बड़ी मतलब वियर्ड सी बात थी। एक ही की इतनी डाइवर्स, येलो डे था, सबने येलो पहना था, मायो में मतलब बंदे आए थे। मतलब उस बंदी की शादी में इतने ही इवेंट्स थे, ब्राइडल शावर, टोटल 7 इवेंट्स। तो मुझे लगा लाइक इट्स टू मच, एक ही चीज को डिफरेंट नाम देखे। लाइक येलो इवेंट वाज समथिंग रियली न्यू फॉर मी, बिकॉज़ इससे पहले मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना। येलो इवेंट इज लाइक मायो, यू कैन कॉल इट मायो इन order। मायो उन्होंने अलग किया था मिसेस खान, तभी तो वो बोल रही है कि अलग येलो मायो में ही पहना जाते हैं। हाँ, लेकिन उनका ये इवेंट अलग था। लेकिन मैंने देखा है कि चिन्योटी वेडिंग मैंने एक अटेंड की थी, एंड नॉट टू सिंगल आउट वन कम्युनिटी, लेकिन उनके यहाँ बाकायदा बात पक्की भी, और खास ये मेरे ख्याल में गुजराती कम्युनिटीज में भी होता है, मेमन कम्युनिटीज में भी होता है, बात पक्की होने को भी काफी सेलिब्रेट किया जाता है, उसको भी एक ओकेजन बना देते हैं। पहले से सेट होती है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए मिठाई, हल्की डेट सब कुछ पहले से होता है, हॉल भी बुक हुआ होता है, लेकिन सिंस ये बात पक्की की फिर से एक रस्म की जाती। अच्छा, बाकायदा मिठाई बांटी जाती है जब बात पक्की हो तो लोगों के घरों में। आप क्या कि आपके एक्सपीरियंस में आपने इतनी माशाल्लाह लोगों की शादियां कराई हैं, प्रपोजल्स बैक एंड फोर्थ होते हुए देखे होंगे, सबसे अजीबोगरीब रस्म आपने क्या देखी? मैं वैसे इतनी शादियां अटेंड नहीं करती, मैं इतनी नहीं होती हैं, कार्ड आते हैं, बट आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम कि अब बनूं सवरूं और फिर जाऊं, तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ। अजीब, सबके एक ही तरह के होते हैं। बाज़ दफ़ा वो सेटल करने में जब तलाक होती है, व्हाट डू यू कॉल इट, वो महर के ऊपर बाज़ लोगों की बहुत बहस और तकरार हो जाती है और कहते हैं जी बंगला लिख दें। अच्छा। अरे भाई, बंगले से निकलकर लोग क्या चले जाएंगे? हाँ, वो एक अजीबोगरीब बात थी
कि लड़की वालों ने ये कहा कि इसके नाम बंगला कर दो, इसके महल में। चलिए वो तो रस्म में नहीं आता। वजाहत आपके एक्सपीरियंस में आप क्या कहते हैं? मैं जो कॉमन साइट्स जो नजर आती है ना, देखिए आज कोई जूता उतार के कोई मस्जिद की तरह तो जाते नहीं है वेन्यू। आई डोंट नो ये जूता छुपाई कब होती है, लेकिन यस आई हैव सीन के मेहंदी के टाइम पे देयर इज अ सर्टेन अमाउंट आस्क्ड। मेहंदी में आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि बेचारे दूल्हा दुल्हन पता नहीं कितने अरसे से डाइटिंग पे होते हैं, लेकिन उस वक्त वो रस्म करने के उसमें जितने यंगस्टर्स आते हैं, एल्डर्स आते हैं, उनकी कोशिश होती है पूरा लड्डू खिला दें। अब ये क्या रस्म है? मुझे तो ये रस्म बहुत बुरी लगती है कि एक तो वैसे आप सहमे पे बैठे हैं, हाँ। आप उस तख्ते पे बैठे हैं जिसके वहाँ के आगे का कुछ पता नहीं। दूसरा ये कि सालियाँ आ रही हैं और लोग भी आ रहे हैं जो उसको डरा रहे होते हैं, मिठाई डाले जा रहे हैं, उसमें से हर चौथा आदमी भाई जब मुंह खोला हुआ है वो यूं करके पूरा डाल देता है। तो ये रस्में बहुत अच्छी है, लेकिन तो थोड़ा सा जो है ना जल्दी जल्दी हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इन चीजों को इतना एक्सटेंड करने में पैसा खर्च होता है। और आप यकीन करो सिद्रा, बैठे बिठाए आधा किलो मिठाई कौन खा सकता है, लेकिन उस वक्त दूल्हा दुल्हन से एक्सपेक्टेड है बिल्कुल खा लेते हैं। बस सारी बात ये आती है क्योंकि हम थोड़ा सा ग्रूम हो जाएं तो बेहतर ये कि पैसे बचाने वाले चीजें भी हो सकती हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा हम खर्च करते हैं ना उससे दुख होने लगा है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे जी हमारे आज के मौजू के ऊपर? बच्ची सिद्रा, आज आपका मौजू मैं सुन रहा था और मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी दिल की गहराइयों से, अगर आप इसको प्लीज जी प्लेटफॉर्म जिसको आगे बढ़ाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी फरमाइए। मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक बेटी की माशाल्लाह पूरी 11 साल तक एंगेजमेंट रही है जी, और जब शादी का वक्त आया तो कुछ रसूमात ने आके वो मामला ऐसा बिगाड़ दिया कि उसका मैं आपको कुछ लेकिन एक सेकंड भाई, 11 साल एंगेजमेंट, आपने बच्ची की बहुत अर्ली एज में एंगेजमेंट कर दी थी? जी, वो असल में खानदान में होता है ना कि बस बच्चे जब छोटी होती है तो पसंद कर लेते हैं। मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने पसंद कर लिया, ठीक है, तो बस एक जुबान हो गई कि हाँ भाई बच्चे बस मेरे। मैं चले भाई बहन भाइयों में होता है, चले कोई बात नहीं, सही। जब बड़े होंगे तो देखेंगे, अल्लाह मालिक है जी। अब जब बड़े हो गए, जब शादी के करीब वक्त आया तो रसूमात के अंदर कहानियां उलझियां, जनाबे आला के जूता छुपाई होगी तो मुंह दिखाई होगी, पता नहीं क्या क्या वो रसूम। कोई डिमांड्स थी उनकी तरफ से आपके लिए भाई? शादी के लिए कोई डिमांड्स उन्होंने की थी? हाँ, ये मेरे बहनों की तरफ से हुई थी कि मेरी बहन तो खैर मेरी तमाम पोजीशन को समझती थी जी, लेकिन मेरे बहनों ने चीजें करी कि नहीं भाई हमारा बेटा है और आप उसमें रसूमात में जैसे मिसाल जूता छुपाई हम नहीं करेंगे। भाई अगर आप कुछ रस्म कर रहे हैं तो कुछ हमारी बच्चे भी करेंगी, वो भी कर लें। अच्छे तो आप सलामी में कीजिए, बाइक दे दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का आपने, क्योंकि एक बड़ी अहम चीज़ को यहाँ पे उजागर किया है कि अगर किसी ख़ानदान में रस्में ना भी होती है ना, कभी कभार इसमें मुकाबलेबाजी भी शुरू हो जाती है। और अगर इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया है कि लड़के वालों की ख्वाहिश होती है कि सारी ऐसी रस्में जिसमें लड़के को पैसे देने हैं वो बना कर दी जाए, और सारी वो वाली रस्में जिसमें उन्हें गिफ्ट मिलने हैं वो हाँ हो जाए। बजाय ये भी तो करते हैं ना हम, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बड़े मजे की बात जी, एक खातून मेरे पास आई थी अपने बेटे की शादी, वो भी शी वॉज अ वेल्दी वुमन, कहती लेकिन मिसेस खान आप उस जगह मुझे वैसी फैमिली दिखाएं जो कि लड़के को मुंह दिखाई में गाड़ी दें। दिस वॉज समथिंग वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। मैंने कहा मुंह दिखाई में गाड़ी दें तो यानी उसके कपड़े कैसे होंगे, कहाँ से वो तैयार होगी? देखिए इससे तो एक चीज जाहिर है मिसेस खान के हमने सिर्फ नाम बदल दिया, उसको रस्म कह दिया है, उसको गिफ्ट कह दिया, मुंह दिखाइए, तो सीधी सीधी जहेज की डिमांड है। वजाहत क्या कहेंगे कैसे? और पढ़े लिखे लड़के गिफ्ट मिले हैं तो आप ऐसी। मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि जब एक कपल बनने जा रहा होता है कि अगर फैमिली इन दोनों को फाइनेंशियली समहाउ सपोर्ट कर रही है, अगर वो थोड़ा सा पैसा बराह रास्त उन दोनों पे लग रहा है तो आई डोंट माइंड इट कि चलो दोनों बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, आगे तरक्की कर जाएंगे। लेकिन वो तो पैसा बेकार है जो रस्मों पे हम बहुत सारा लगा रहे होते हैं कि अगर कोई लड़का है की आड़ में डिमांड करना ये गलत है, ये गलत है। आप एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए देना चाहें, लेना चाहें, वो आई डोंट माइंड, ये मेरा अपना परसेप्शन है। लेकिन रस्मों की आड़ में चीजें मांगना, और ये बड़ा, मैंने एक बार अपनी अम्मी से भी पूछा था, बात हो रही थी, मेरी मामू की शादी हो रही थी तो बड़ी हो रहा था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता।
तो फिर एक आवाज आती है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये कहाँ से निकला, मेरी फौज ये है कौन? हाँ जी, उसमें छोटी छोटी बातें थी तो वो बड़ी पेनफुल होती हैं कि जो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तलखियां इतनी है कि आप जोर जबरदस्ती करके अगर रस्म फॉलो करवा भी लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो जो एक बदमज़गी है ना वो जिंदगी भर रहती है, वो रह जाती है, और लोग याद भी रखते हैं कि उस वक्त तो ऐसा किया था। जरूर याद रखते हैं, खुशियां याद नहीं रखते। मतलब इस तरह रिश्ते ढूंढे जाते हैं कि जो बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसकी डिमांड ये होगी, उसको घर मिलेगा, ये सारी चीजें हो रही है। बहुत ऐसा लगता है कि वो रिश्ता नहीं, लड़के वालों की जितना लड़का लायक होगा उतनी एक्सपेक्टेशंस लड़के वालों की। लेकिन आजकल तो लड़कियों की भी बड़ी डिमांड्स हैं। हाँ, ये बात नो डाउट। मेरी फ्रेंड्स इतनी है, डॉक्टर्स हैं, अब वो डॉक्टर बन के उनके दिमाग तो चढ़े हुए हैं और वो माशाल्लाह होने भी चाहिए। तो कोई उनको जरा सा 1 इंच छोटा हो तो रिजेक्ट, 2 इंच कमर ज्यादा हो तो रिजेक्ट, और मतलब बाल चार को तो उसके बाद पैकेज मांग रही है आजकल। आजकल की लड़कियों को तो ऐसा चाहिए पढ़ा लिखा मॉडल। देखिए बंदा जितना उसका कहीं ना कहीं तो अब निकलना मैं तो कहता हूँ कि ये मुझे तो इस बात से एतराज है ही नहीं, लेकिन ये जेंडर दोनों साइड्स में बराबर हो गया। टेल मी समथिंग, ये एक जमाना आज भी, बल्कि एक ब्रेक लेना मुझे पड़ा है, ब्रेक से वापस आके वजाहत से ही सवाल करते हैं। लड़की को आज भी कहा जाता है कि लड़के की शक्ल नहीं देखी जाती, उसकी काबिलियत देखो, उसकी नौकरी देखो, उसकी कमाई देखो, और लड़का है कि आपकी रंगत, आपके कान, आपके बाल, आपकी उंगलियां, हर चीज को नाप के आपको सिलेक्ट कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? इस पे बात करते जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। में खिजा का मौसम होता है क्योंकि सब कुछ झड़ जाता है। और इसके साथ साथ ये बात भी करना चाहेंगे कि ब्रेक में मेरे पास एक कॉल आई, एक खातून ने बड़े उससे कहा कि भाई सारी जिंदगी हमें ऐसा लगता है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा अम्मा ने। मैंने कहा शादी होगी सारे शौक पूरे कर लेना, साड़ी पहनी है शादी के बाद, लिपस्टिक लगानी है शादी के बाद, मायूं होगा तो उस वक्त के लिए संभाल के रखो। जब शादी की बारी आई तो ये सादगी का वावेला मच गया। तो कहते अब ये हम नहीं खेल रहे, ये क्या बात हुई? बोला वजाहत क्या कहेंगे इस बारे में? ये होता तो बहुत है और बड़ा चांस है, गैमलिंग है किस्म की। कि अगर तो आपका छक्का लग गया तो आपकी खुशी है, और अगर लग गया आपके मिजाज के बरखिलाफ तो बेचारी 20-25 साल पहले भी पाबंदियों में रही हुई हो और आगे जाके उससे भी ज्यादा सख्तियां जाए तो बहुत। अच्छा, वैसे नोटिस किया है कॉलेज में जो सारा फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उसमें जिसकी पहले शादी होती है बड़ा फायदे में रहता है क्योंकि बाकी सारे डांसर मिल जाते हैं। जब तक अगर आप लेट हो गए और सबकी शादियां हो गई और बच्चे हो गए तो आपका ट्रूप कमजोर पड़ जाता है, फिर आपके पास डांसर नहीं होते। आप क्या कहेंगे इसमें जरा? है ना, ये वापस जो हल्ला गुल्ला होता है, जो रस्म है, एक दूसरे की छेड़छाड़, जो आप मजा जिसको आप कहते हैं, वो तभी होता है जब आपके बहुत सारे कजन्स हैं, सारे अनमैरिड हैं, अभी चलो हंसी मजाक हो रहा है, जब सारे के सारे बुजुर्ग और मैच्योर हो जाते हैं मिसेस खान, तब मजा खत्म हो जाता है। अरे इतनी तकरीबें रखने की क्या जरूरत है? उसमें से ख़वातीन निकल आती हैं जो कि जरा हल्ला गुल्ला मचाने वाली होती हैं। ये बात भी नहीं है कि सभी जरा दाम हो जाते हैं। पहली शादी होती है ना तो उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट भी होती है कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, खर्चा भी होता है और मूवी के खर्चे भी बहुत आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज क्या है, और कई चीजें डुप्लीकेशन भी होती हैं। भाई सूट आ गया, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी बहन की जब शादी हुई थी, फर्स्ट वेडिंग इन आवर हाउस, और उसके मंगनी के माशाल्लाह हमने 3 जोड़े बनाए थे क्योंकि जो बनाते थे पसंद नहीं आता था। दूसरी वाली उससे ज्यादा समझदार थी, उसकी निकाह पे उसने 4 जोड़े बनाए थे क्योंकि जब जोड़ा बन जाता था तो पसंद नहीं आता था। तो जनाब ऐसा भी होता है, दुल्हनें होती हैं, हर तरह की दुल्हनें होती हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्दीक़ा कैसी हैं आप? याया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। याया कैसे हैं आप? आज बात हो रही है रस्म और रिवाज पे। वेरी इंटरेस्टिंग इशू। मिसेस खान को सलाम और डॉक्टर वजाहत जो मेरे बहुत मैं इनको हमेशा सुनता रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। सिद्दीक़ा मसला ये है कि हमने शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि शादी करना मुश्किल हो गया है, और जो अब शादियां नहीं होगी, एक लगता है मैं बॉलीवुड की फिल्म को ही देख रहा हूँ। मतलब है कि इतना ज्यादा उसको ग्लैमराइज कर दिया है शादी को, और इतना लोगों के लिए मुश्किल कर दिया है कि अगर किसी की 4-5 बेटियां हो तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को वो चीजें दिखानी है, करनी है। तो बजाय इसके कि आप शादी को सिंपल करें और आसान करें, हम उस राह में बह चुके हैं। और मतलब आपको लगता है वक्त के साथ तब्दील होना चाहिए? जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपने खुद भी इशारा दिया कि एक घर में 3 या 4 या 5 बेटियां हैं, चले आज से 5 साल पहले भी मैं कहती हूँ कि जमाना अगर मुख्तलिफ था और एक बेटी की शादी में आपने 1 नहीं 2 नहीं 5 रस्में की, तकरीबात की हैं, तो आपको लगता है कि माँ बाप भी एक तरह से बंध जाते हैं, फिर वो विदिन बहन भाइयों के भी कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि उसकी शादी में तो आपने
आपने इतने इवेंट्स किए थे, मेरी शादी में नहीं हुआ। आई वांट टू टेल यू दैट कि ये बहुत गलत तरीके का है। आपकी अगर बेटियां चाह रहे तो व्हाट यू हैव टू थिंक कि आप जब आप पहली बेटी की शादी कर रहे हैं तो आपको बड़े अपने हाथ पैर और अपने जरा काबू करके ये रखना पड़ता है कि आपने 2 और की करनी है। अगर आप उस लेवल पर नहीं कर सके, अगर इफ यू डोंट हैव सच मनी, फाइनेंशियल आपकी पोजीशन वो नहीं है, तो हाउ कैन यू मैनेज इट? ये हमें सबको तब्दील करना पड़ेगा। कमेंट आया, इट्स सो इम्पोर्टेंट। जिस तरह बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम हमेशा पेरेंट्स को मशवरा देते हैं कि अच्छा स्कूल, बड़ा स्कूल, अंग्रेजी मीडियम, जो भी आप करें, सारे बच्चों को एक में डालें ताकि वो अपने बीच में तफरका महसूस ना करें। यही चीज़ शादियों पे अप्लाई होती है मिसेस खान की, एक बेटी की जैसे की है, और ये सोच कर करें कि अगली अगर आपके पास 2-3 और बच्चे हैं कि फिर सबको उसी लेवल पे रखें। मेरा ख्याल माएँ ये सोचती होती हैं कि अगर इतना मेरे पास तोला सोना है तो वो इक्वली बांट कर रखती है। ये सब माएँ जो जिनके पास ग्रेम इधर मैटर है तो वो ये करती हैं कि सबके लिए, उनके लिए उतना है, उसके लिए उतना है। हमारे माँ बाप ने तो वैसे ये किया था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उतना, उसकी शादी के लिए उतना, उसके लिए उतना। ये माँ बाप वाइज जो होते हैं ये अपने बच्चों के लिए इक्वली करके रखते हैं। मुझे नहीं पता कि एक के ऊपर इतना स्पेंड कर दिया और दूसरी बेचारी इस तरह की रहे। अच्छा मिसेस खान, एक बात है कि अभी तक हमारी डिस्कशन में हम दुल्हन की बात कर रहे हैं और हम शायद मैके वालों से या लड़की वालों से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं कि जी उनके ऊपर बड़ा बोझ आ जाता है, लेकिन ज़रा बात कर ली जाए थोड़े बेचारे दूल्हा मियाँ के बारे में। हमारे यहाँ अब जो रिवाज हो गया ना, पहले तो ख़ानदान की मिली जुली जो दौलत थी या कारोबार अब्बा का था तो उसकी बेसिस पे शादी करते थे। अब ज़्यादातर प्रोफेशनल और पढ़े लिखे घरानों में होता है, लड़के को कहते हैं पहले तुम अपने पैरों पे खड़े हो फिर तुम्हारी शादी करेंगे। अब बेचारा नया नया जो इंसान प्रोफेशनल है वो शादी के इतने महंगे खर्चे कैसे उठाए? इसलिए मैं एक बात कहूंगी, सबसे पहले तो जब सैलरी पूछी जाती वहीं रिजेक्शन हो जाता है। हाय बेचारा। अभी वो MBA करके हटा है तो व्हाट डू यू थिंक, उसको 80,000 क्या वो डायरेक्टर लेवल पे बैठ जाएगा? अभी तो उसकी स्टार्ट हुई है ना, राइट फ्रॉम जीरो ही इज गोइंग टू स्टार्ट। अपनी लाइफ सभी जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर बता दो 35-40 हजार है तो बेचारे का पूरा एक्सरे हो जाता है। नहीं वो यानी आप कह रहे थे कि 40,000 तुम्हारी तनख्वाह है, गाड़ी जितनी बड़ी रही है। देखें एक बात बताऊं, माँ को बड़े अरमान होते हैं ना 35-40 हजार की शादी करके क्या नहीं, लेकिन जोया मुझे ये बताएं, एक सेकंड जोया से मैं बात करना चाहूंगी। जो यंग प्रोफेशनल लड़के जिनको कहा यह गया कि खुद कमाओ, नौकरी हो जाएगी, तुम्हारी शादी करूंगा, अब अम्मा को किसी तरह मनो के बाद भी पक्की करा ली, दोनों तरफ से बेचारे की शामत आई हुई है ना। लड़की वालों की एक्सपेक्टेशन है शादी एक तरह से होनी चाहिए, अम्मा के पास जो मुतालबा या डिमांड पहुंचती है, अम्मा कहती है लाओ भाई पैसे तो तुम्हें शादी का शौक चढ़ा था ना, अब फलानी जगह खर्चा करना। मैंने ऐसे बहुत देखा है, बहुत यंग प्रोफेशनल जिनकी शादी होती है उसमें क्या होता है, बंदा बंदी के बीच में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो कर लेती हैं। वो फिर क्या कहते हैं, वो इक्वली डिसाइड करते हैं कि हम अब मिलके हम इतना पैसा खर्च करेंगे। अब आजकल जो काफी सारे ऐसे यंग प्रोफेशनल आते हैं शादी करने के लिए, कहते इतना मेरा बजट है, बताए इसमें बेस्ट क्या हो सकता है, क्योंकि हम अपनी शादी खुद कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब सेविंग की हुई होती है। नहीं, लेकिन आप उसमें तो बात कर रहे हैं जहाँ ये अंडरस्टैंडिंग हो जोया, जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसाल के तौर पर लड़का है, अब जहाँ पे भी बात पक्की हुई है उधर की भी रस्म रिवाज हैं, अपनी फैमिली के भी रस्म रिवाज हैं, ना चाहते हुए भी। ये तो यानी अगर पूरा ही आप उस कपल पे छोड़ दें तो शायद अभी भी खर्चे 1/3 हो जाएंगे। जो 2/3 हम एक्सेस कर रहे हैं वो तो दूसरों के लिए कर रहे हैं ना। ये तो फिर मतलब उस बंदे को समझाना पड़ेगा अपनी फैमिली को। लेकिन ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं ऑफिस से लोन लिए हुए होते हैं और फिर शादी के बाद सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और उसकी वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि फिर मियाँ बीवी के बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये इशू आता है डॉक्टर वजाहत, लोग बस लड़की वाले लड़की के बाप पे बोझ सिर्फ ये बात करते हैं जो कि हकीकत है माशरे की। लेकिन ज़रा सा दूल्हे मियाँ का केस भी रखे ना, जो बेचारे दूल्हे पे इस वक्त कितना प्रेशर होता है। आपकी नज़र से गुजरे हैं ऐसे सिनेरियोस? बहुत ज़्यादा गुजरे हैं और मैंने देखा है कि दूल्हे की जिम्मेदारी होती है कि सबके कपड़े भी वो बना रहा हो, और बहनों की भी बना रहा हो, एंटाइटल हो जाती हूँ उस टाइम पे तो ठीक। फिर खाने का भी उसने करना है, रस्मों का भी करना है। अच्छा, अगर कोई छोटा सा लिफाफा भी जाएगा ना तो उसी की जेब से जाएगा। हाँ, तुम्हारी शादी है ना। हाँ, ये देख भाई, तू भाई है मेरा, कज़न है, बचपन से मोहब्बत दिखा रहा है, दे दे 5,000 रुपए का लिफाफा अपनी जेब में। स्पेशली उस केस में होता है लव मैरिज ज्यादा हो, मतलब फिर फैमिली तो बिल्कुल ही हाथ हटा देती है, कहती है अब सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अच्छा, फिर गलती से अगर उस दौरान जो मंगनी का पीरियड है, अगर आपकी सालियों की बर्थडे आ जाए, कोई और चीज आ जाए, तो बस फिर आपका तो काम हो गया, फिर काम हो जाता है। आई थिंक जो सबसे आसान चीज़ होनी चाहिए वो है शादी। अगर हम एक लड़का लड़की सही एज पे शादी करके ग्रो कर जाए, मैं आपको बताऊं साइकोलॉजिकली
जो जितनी जल्दी जिम्मेदारी दोगे उतनी जल्दी तरक्की भी होती है। हाँ। अभी वो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई है कि लेट शादियां होंगी तो लोग सेटल होंगे। आज ये कि 25 में कर दो, 25-26 में वक्त के साथ सेटल हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं डॉक्टर वजाहत। अब उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि कभी सेटल नहीं होंगे। सेटल हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला देखो, अगर लड़का पढ़ा लिखा हुआ हो, विल पावर हो। हाँ। मेरे बेटे की जब मंगनी हुई थी उसकी 18,000 तनख्वाह थी, ABN AMRO में लगा था, MBA भी किया हुआ था, BS कंप्यूटर साइंस और फ्लाइंग भी। उसकी बीवी इतनी अच्छी किस्मत लाई कि वो पायलट जब बना, जब उसकी बीवी आई। हम लोग तो ये सोचते नहीं कि बीवी भी किस्मत लाएगी। लड़के की पहली शादी है और लड़की की दूसरी शादी बहुत ही मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल होता है वो मुश्किल, क्योंकि लड़की की दूसरी शादी और लड़का सिंगल है तो बहुत ही रेयर केसेस में वो होने देती है माए, क्योंकि आपके रिलेटिव्स ही नहीं मानते, आपकी मदर ही शादी हो भी रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्केल ऑफ फेस्टिविटी। उसमें फिर मुझे लड़की वाले उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि बंदा है हमारी तो पहली शादी, हमारी तो घर की पहली खुशी है, हम तो करेंगे। सही है, जिसकी जो खुशी पहली है वो तो करेगा, वो और वो उसके लिए तो वही करे, है ना। वो हमें इसलिए बुरा लग रहा है कि हमारी दूसरी है, सही है, तो गलत बात है। उसको आप करने दे भाई, तुमने जितना करना है। हमें अपने अंदर जो कुछ इश्यूज है उनको जरा संभल के करना। बल्कि रिवाइज करते, कुछ लोग तो इतना खुशी में खुश रहने वाले होते कहते हाँ वो पिछली दफा ना ये भी रह गया था, करके देख लेते, पिछली दफा रस्म नहीं हुई थी, इस दफा करके देखते। एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। चाय वाय से काम नहीं चलेगा, नेस्कैफे, क्योंकि जागना तो पड़ेगा। दांतों में टीस उस वक्त उठती है जब कोई ठंडी चीज या कोई गर्म खाना जाके हमारे दांतों के नसों में लगता है। इसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसे इग्नोर करने से ये मसला बिल्कुल बढ़ सकता है। सबसे आसान हल टूथपेस्ट को बदलना है। मैंने हमेशा से सेंसोडाइन रेकमेंड किया है। सेंसोडाइन को इस्तेमाल करने से दांतों की नसों में जाके आराम आता है। मैं सेंसोडाइन इसलिए रेकमेंड करती हूँ क्योंकि ना सिर्फ मुझे, मेरे पेशेंट्स को भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। आ रही हो, I have to go. ओए, तुम्हें क्या लगता है लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती क्या? ये पता नहीं क्या कह रहा है। तुम जरा आराम से पीछे तो बैठो, और तू आराम से जाके आगे बैठ। तेरा है पर मेरा है। वेलकम बैक। अभी तक की हमारी गुफ्तगू में हमने कहा कि लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, किसी भी रिश्ते की बुनियाद खुलूस पे, मोहब्बत पे होनी चाहिए कि आप अगले की मजबूरी को अंडरस्टैंड करें। किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए रस्म व रिवाज के लिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट इसमें यह आती है कि अब क्योंकि ये आम चलन बन गया है कि हम इन रस्मों को फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है। कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, वक्त नहीं होता, वक्त होते हैं तो पैसे नहीं होते। तो इस सारी सिचुएशन को हल करने के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट यानी इवेंट मैनेजर्स भी मौजूद हैं। आपको किसी किस्म की अगर रिक्वायरमेंट हो, आपने जी माइयों का जोड़ा बनाना है, जोड़ों को पैक करवाना है, अब आपको हर ये सहूलत मिल जाती है बनी बनाई। क्योंकि एक ज़माना था ना कि लोग अगर घर में शादी करते थे तो वो 50-100 जितने भी अफराद को बनाया जाता था वो घर में ही खाना बनता था। लेकिन आपने केटरिंग सर्विस भी तो इन हुई, फोटोग्राफी होती थी, पहले खुद ही तस्वीरें खींच लेते थे, अब बाकायदा उसके स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। लेकिन इस बात पर बड़ी बहस होती है। यानी मिसेस खान से अगर हम बात करें तो हमारे बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं ये काम तो हम घर में कर लेते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी रिसोर्स हमारा टाइम है। और उसमें जब ढोलकी बजती थी ना तो बड़ी औरतें मिलकर वो टांगती थी और लड़कियां भी कपड़े टांका करती थी। और जब हम बच्चे होते थे हमारे मोहल्ले में एक खातून होती थी, बड़े अच्छे गरारे सीती थी। वाकई में मेरा गरारा भी उन्होंने सिया शादी का, बल्कि मोहल्ले के सब गरारे वो काट कर, और इतना अच्छा मैं कहती हूं। आपको नहीं लगता उन्हीं की कोई नवासी या पोती होगी जिसने आज डिजाइनर बन के उसने कहा, हो सकता है अब बन गई हो तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। करते हैं काफी सारी जगह पे खुद, यहाँ तक के उसने मेरा एक चटापट्टी का भी गरारा, 2 गरारे बनाए थे उसने। मेरे एक शादी का गरारा उन्होंने बनाया था और बाकायदा उस पर गोटा वगैरह टांका था। अब अगर आपके पास स्पेशलिस्ट है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी
होता है जिसके पास पैसे हों, जिसके पास पैसे होते हैं वो इवेंट प्लानर हायर करते हैं, जिनके पास नहीं होते वो डिफरेंट वेंडर के पास जाता है और वो हर चीज डिफरेंट लोगों से करवाता है। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा है कि गो टू वन स्टॉप, और उनका क्योंकि रोज का काम होता है, आपको बेहतर रेट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल आपका काम जिम्मेदारी भी वो ज्यादा लेता है। अगर आप जो पहली दफा जिनके घर में शादी होती है ना, उनको एक्साइटमेंट होती है, उस चक्कर में वो कराची के जितने भी मतलब जहाँ चीजें होती है खुद डायरेक्टली जाते, फिर एंड में फिर रहना। मिसेस खान, पहले तो लोगों में इतना खुलूस था कि अगर समझें मोहल्ले वाले एग्जैक्टली लोग आ जाते थे, हेल्प करते थे, अब तो कर जाते थे। हमारे जमाने में कोई कह भी दे के हम आपकी हेल्प करें, आप उसको जिम्मेदारी नहीं दे सकते। कल को आप उससे पूछेंगे, वो कहेगा मैं तो वॉलंटरी कर रहा था, किया नहीं किया। नहीं, देखो मैं एक बात बताऊं, हमारे मोहल्ले में एक जगह शादी हुई, उनकी पिंडी इस्लामाबाद लाहौर से बहुत मेहमान, उन्होंने हमारे मोहल्ले के सब 2-3 घरों में जहाँ बहुत दोस्ती और हमारी फ्रेंड्स होती थी, हमारी अम्मी की उनकी फ्रेंड्स आपस में बहुत फ्रेंडशिप चलती होती थी। कभी वो हमारे घर खाना खा रही है, कभी हम उनके घर, पहले बहुत अच्छे वक्त होते थे। उनके कई मेहमान आए, खाला वगैरह, तो हम लोगों ने उनको एक बेडरूम दे दिया था। इसी तरह हमारे साथ, अब तो उनको होटल्स में ठहराया जाता है। डाउट मिसेस खान, एक जमाना खुलूस का ये था कि अगर आपके पड़ोसी हम लोग में कोई दावत है, पड़ोस में दावत है, तो आप आर नहीं महसूस करते थे, आप लोगों के बर्तन भी बोरो कर लेते थे, आप कहते थे जी मेहमान घर भी खोल देते थे। मसला ये, पहले लोगों की इतनी नाक भी नहीं होती थी, मांग भी लेते थे, अब लोग मांगते भी नहीं है। सही, क्या पता दे दें, आप ट्राई तो करें, और मना कर दे भी नहीं। हम लोगों ने देखिए, आज भी मैं समझती हूँ कि 80% काम हमारे कॉन्टैक्ट से होते हैं। अब जरा तरीका बदल गया है, अगर कुछ नहीं, अगर कोई आपके साथ खड़ा होकर वो काम नहीं करवा सकता तो एटलीस्ट फोन करके शायद रेट कम करवा दे। अभी भी काम तो निकालते हैं ना, यानी दूसरों से रेफरेंसेस तो बदल गया है, काम करने का तरीका बदल गया है, खुलूस है। आप लोग आपस में इनिशिएट भी हम नहीं कर रहे होते। मैं खुद जानता हूँ, मैंने ये बात कही है, मैंने एक सिनेरियो याद आया है कि एक बार हम किसी के घर पे गए हुए थे, फ्लैट था यहीं पे, तो मैंने चीज खत्म हो गई, मैंने कहा बराबर से, तो कहता मैं क्यों बराबर से लूं? मैंने कहा लेफ्ट पे सलाम किया, कहता नहीं भरम खराब होंगे मेरे। मैंने कहा यार ये चीजें प्रॉब्लम खुद कर रही हैं। I think आप पुराने जमाने के जो पीटीवी के ड्रामे देखे उसमें अक्सर सिखाते थे ना कि जो चीनी खत्म हो गई है, दाल खत्म हो गई है, अभी भी एड्स में यही दिखाते हैं। खाना चाहिए, इसकी खूबसूरती है, इसकी वाकई प्यार मोहब्बत। अगर उसके घर में कोई चीज खत्म हो गई, डजंट मैटर, या फिर घर में कुछ खाना बनाए तो आप पड़ोस में जाके दें, तो मतलब वो आना जाना जैसे कड़ी बनती थी, खास चीज बनती थी, हम लोग जरूर नेबर्स में देते थे, नेबर्स के घर से हमें कुछ ना कुछ आता रहता था। ये वो अच्छी रस्में होती हैं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शादी ब्याह की बात नहीं हो रही है, आपने किसी ओकेजन का इंतजार नहीं किया कि जी मैंने सारे के सारे ससुराल को 12 जोड़े पहुंचाने। आपके घर में कोई अच्छा मौसम का फल आया, पेटी आई, उसमें से आपने चंद दाने साथ वाले घर में दे दिए। बहुत ऐसा होता ये रस्म रिवाज है हमारे। पहले क्या कहेंगे, जब आम आते थे तो जरूर दिए जाते थे, चीकू वगैरह ये चीजें दी जाती थी, अंगूर आते थे, और वो भी पता नहीं, अब हमारे पास तो वहाँ से कोयटा से आ जाते थे, और यहाँ वहाँ से चीजें पंजाब से बहुत आती थी, असली घी, हम तो सब कुछ दिया करते। सही। अच्छा, और आप जो बात कर रही थी कि वो कारीगरी, क्योंकि खुद बैठ के खवातीन अगर मेवा भी दिया जाना है या कोई इस तरह की चीजें, दुपट्टा है, टांकरे करें, तो फिर बारीकी से उसको अप्रिशिएट भी करते थे। मैं आज भी देखती हूँ, आप हमारे यहाँ जब आती हैं, अगर किसी ने कोई अच्छा चीज पहनी हुई है, कोई बारीकी से उसका कोई नफीस काम हुआ हुआ है, अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज़ ये आपके पास स्किल है। और देखो ना अगला कितना उस एप्रिसिएशन से ही खुश, मुझे इसका ब्रेसलेट, मैंने कहा इसको आगे करो, कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो इसको आगे करो, बहुत प्यारा लग रहा है। तो वन शुड एप्रिशिएट, ये एब्सोल्युटली अच्छा जेस्चर है, आप किसी चीज को एप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमें लेके आती है सोया। आपकी भी इतनी एफर्ट होती है इवेंट्स को पुट टुगेदर करने में, आप उन लोगों के साथ बड़ा क्लोजली काम कर रही होती हैं जिनका इवेंट होता है, जैसे लड़की वाले हैं। अप्रिसिएशन का मिसेस खान ने हवाला दिया, इतना सब करने के बाद भी अगर अगला नागू बना के बैठा हुआ है और अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, या आपको किसी ने आके अप्रिशिएट नहीं किया कि भाई बड़ा अच्छा काम कर लिया, हमारी 100 डिमांड्स थी, आपने सब चीजें हमारी ड्रीम वेडिंग कर दी, तो कैसा फील होता है? मतलब दिल करता है कि इस तरह के कस्टमर और आए और इनकी इवेंट आगे जो जिनके लिए सब कुछ करने के बाद खुशी नहीं मिलती, दिल ही नहीं करता। थैंकलेस, अनग्रेटफुल। वजाहत, आप क्या कहेंगे? ये हम कैसे इसका कोई सिरप बना दें यार, कि सारों के अंदर थोड़ा ग्रेटिट्यूड आ जाए, थोड़ी अप्रिसिएशन आ जाए। मतलब कुछ लोगों का ये एटीट्यूड, पैसे दे दिए वो काफी है। हाँ, ये तो आपका काम था। पलक का कहते हैं ना कि ये तो आपका काम था। नहीं, अप्रिसिएशन इज वेरी नेसेसरी, इट इज अ मोटिवेशन टू डू बेटर एंड बेटर।
तो रस्मों में भी अगर किसी ने छोटे पैमाने पे की है, बड़े पैमाने पे की है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मुंह दिखाई में आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन फिर ये मुंह और मसूर की दाल उसके ऊपर अगर उन्होंने आपको एक घड़ी दे दी है तो उसी में खुश हो जाए। और वो भी ब्रांडेड घड़ी होनी चाहिए, आप मामूली दे दी तो क्या घड़ी दी है ना। भाई देखिए बात ये कि आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट ही ना करें और फिर अपने आप को भी देख लें कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, और अगर आपको यही कुछ देखना है तो फिर आप शादी ऐसी जगह करें। मैं कहती हूँ कि लड़के वालों को खास तौर पे ना अपने घर के दरवाजे के सामने एक आईना लगाना चाहिए, और जो भी कोई डिमांड करने आए ना उससे पहले से खैर 2 मिनट जरा पहले अपने आप को गौर से देखें, उसके बाद कोई डिमांड करें। मतलब उनकी फैमिली के अंदर भी इशू होता है, बहुत सारी फैमिली से मेरी उनके पास पैसे नहीं है, बजट लो, लेकिन मटन होना चाहिए, प्राउंस होना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। और बीफ रख दिया तो ओहो ये तो बहुत बात हो गई। तो मतलब स्टेटस साइन होता है कि खाने में आपने मेन्यू क्या रखा है। एब्सोल्युटली। और सबसे बढ़कर ये मुझे बड़ा क्यूट लगता है, क्यूट भी लगता है और अजीब सा भी लगता है कि 4x4 गाड़ियां, बड़ी वाली गाड़ी आती है आजकल रुखसती के टाइम पर। ये पता नहीं किसने रस्म बनाई है। एवरीबडी नोज कि भाई आपके बेटे की या आपके यानी दुल्हा मियाँ की कौन सी गाड़ी है, लेकिन वो इतना बड़ा जहाज लेके आ जाते हैं और फिर कोई ये नहीं सोचता कि लड़की बेचारी ने, ब्राइड बेचारी ने गरारा पहना हुआ है, वो उस जहाज पे चढ़े कैसे। दैट इज टास्क। ज़ोया कभी देखा है वो बेचारी दुल्हन अपना गरारा पकड़े या 2 मिनट के लिए वो गाड़ी को देखती है कि उसमें बैठना कैसे। फिर उसके बाद जब रुखसती होती है उसमें दूसरी रस्में भी होती है, हाथ में उठाना है कुछ, उसके बाद गाड़ी में बैठना है। अच्छा एक मुझे बड़ा क्यूट लगता है कि पुराने ज़माने में तो जिस डोली जाती थी ना तो वो जाहिर सी बात है डोली को भाई उठाते थे। पंजाब में ये मैंने नोटिस किया है कि जब वो गाड़ी जा रही होती पता नहीं फॉर व्हाट एवर रीजन उसको ना वो डोली की तरह हाथ लगा के कुछ धक्का सा दे रहे होते हैं। मैंने कहा ये इनको इतना शक है कि कहीं वापस ना आ जाए ये गाड़ी, ये हाथों से धकेल धकेल के उसको कह रहे बस ले जाओ हमारी बहन को, मेक श्योर कर रहे हैं। बट ये तो खैर मजाक की बात थी। आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन और अपने अपनी खुशी एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। बट ये बस एक जो वाहिद चीज़ हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से आप याद रखें कि अपनी खुशी में दूसरे का भी एहसास करें कि कहीं आपकी खुशी उसके लिए बायसे ज़हमत ना बन रही हो, उस पर प्रेशर ना आ रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान, ज़ोया। मैं यहाँ पे यही बात बोलूँगा जाते जाते कि रस्में वो अच्छी जो आपको खुश करें, वो रस्में जो दूसरों को खुश करें, वो रस्में और अफोर्डेबल हो, जो अफोर्डेबल होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ पे मौजूद होने का। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।